अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पुरानी तारीख़ दोहराई जा रही है मगर नई तारीख़ रकम भी हो रही है। नई तारीख़ ऐसे रकम हो रही है कि पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क की पहली किसी भी सूबे की खातून वज़ीर आला ने आज इंतखाब उनका हो गया है और मरीम नवाज़ ने पंजाब की वज़ीर आला के तौर पे मुंतखब हुई हैं, एक खातून वज़ीर आला के तौर पे, जो बड़ी ख़बर है। एक नई तारीख़ रकम हुई है। उसके साथ ही सिंध में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। तीसरी बार वो वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए हैं। तो ये दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, मगर इसके साथ ही नई कानूनी सवाल और नई कानूनी पेचीदगियाँ भी पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान तो एक कानून दान ने बनाया था, मगर 75 साल के दौरान कानून के अलावा इस मुल्क में शायद सब कुछ होता रहा है। और आज भी जो पाकिस्तान की अदालत है, सियासत है, सहाफ़त है, वो कानून दान के बगैर चल नहीं सकती। इसलिए आज के प्रोग्राम में भी सबसे अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एडवोकेट हामिद खान, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी, और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे हमारे न्यू टीवी के सीनियर करस्पॉन्डेंट जावेद नूर भी। सबसे पहले तो हामिद खान साहब, हम आपकी तरफ ही आएंगे, मगर सदर आरिफ अलवी के जो अब इक़दामात हैं वो हर रोज़ कोई नया ऐसा काम करते हैं जिससे उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो बतौर सरबराह रियासत के वो बतौर कारकुन PTI ज़्यादा लग रहे हैं। एक छोटी सी मैं आपको झलक बताता चलूँ हामिद खान साहब के आपकी तरफ आने से पहले, कि सदर आरिफ अलवी ने 5 साल के दौरान कौन कौन से ऐसे इक़दामात किए जिनसे वो काफ़ी हद तक मतनाज़ा भी हुए। सबसे पहले जस्टिस काजी फायज़ा के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। उसके बाद पार्लियामेंट हमला केस में 4 मार्च 2022 को बतौर सदर ममलिकत वो अज़ खुद ही अदालत में पेश हो गए, और 15 मार्च को उनका मुकदमा खारिज हो गया। तासुर ये मिला कि उन्होंने अपने ओहदे का दबाव डाला, असरअंदाज हुए और यूँ मुकदमा खारिज हुआ। फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बाद डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग पर पार्लियामेंट की तहलील की समरी की मंजूरी भी दे दी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया, बल्कि एक जज ने तो लिखा कि आर्टिकल 6 का भी मुकदमा बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो PDM की हुकूमत जब आई, उससे हल्फ लेने से इनकार किया, और फिर नए आर्मी चीफ की तकर्री, उससे पहले जो समरी मौसूल हुई थी इमरान खान को, जो कि सदर आरिफ अलवी को PDM की हुकूमत आने के बाद, तो फिर इमरान खान से मुशावरत के लिए वो लाहौर पहुँच गए, और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत करने की तरदीद की, और अपने अमले पर मर्जी के बरखिलाफ इक़दामात का इल्ज़ाम लगा दिया। और अभी हाल ही में आज ही की खबर है कि असम्बली इजलास जो कि 29 फरवरी को आइनी तौर पर हर हाल बुलाया जाना था, उसकी समरी मुस्तरद करके आइन से इनहराफ करने की कोशिश की है। तो हामिद खान साहब, हम क्या समझें अब, जबकि उन्होंने ये कह दिया है कि असम्बली पूरी नहीं है, वो ये इजलास नहीं बुलाएंगे, तो अब 29 को अगर इजलास हो जाता है तो क्या वो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से एक बार फिर हल्फ लेने से इनकार कर देंगे? क्या सूरत हाल है आइनी? देखिए, आइनी तौर पर तो पहले पार्लियामेंट को मुकम्मल होना होता है, फिर उसके पास से इजलास बुलाया जाता है ना। क्यों इस वक्त तक अभी तो नेशनल असेंबली मुकम्मल भी नहीं हुई है। इस चीज से अलावा इस चीज के केस पर डिस्प्यूट है कि उस जीते हुओं को हरा के और हारे वालों को जिता के उन्होंने एक असेंबली का नाम दे दिया है कि ये असेंबली बन गई है, लेकिन अभी तक कुछ रिजर्व सीट खाली पड़ी हैं, उसको भी मुकम्मल कर लें तो फिर उसके बाद चलिए बुलाया जा सकता है। मगर हामिद खान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी असम्बली का इजलास बुलाएगा या जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, तो सदर ममलिकत उससे हल्फ लेने के पाबंद नहीं होंगे, वो गैर आइनी इंतखाब होगा, क्योंकि इस असेंबली मुकम्मल नहीं होगी ना। जिस असेंबली ने इलेक्ट करना है वो नामुकम्मल है। तो मतलब असेंबली तो नेशनल असेंबली के तो
पता है आइन ने कहा है ये मेंबरान होंगे, उसमें उसका हिस्सा जो है वो रिजर्व सीट्स भी है। उसके बगैर कैसे आप कहेंगे कि ये, आप तसव्वुर कर लें कि ये नेशनल असेंबली जो है इसका हाउस मुकम्मल है, उसको कॉल करके आप मीटिंग कॉल कर लें। वैसे तो हामिद मेरे खान साहब, नजदीक तो अहम चीज है कि असेंबली मुकम्मल करें ना। असेंबली तो वैसे भी मुकम्मल नहीं होती। 4-5 तो ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा देके सूबाई असेंबलियों में चले गए हैं, कुछ हल्कों में इंतखाबात नहीं हुए, तो आईनी तौर पे तो असेंबली मुकम्मल नहीं होती। वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, डोंट कंफ्यूज, दो चीजों को मत मिलाएं। कुछ लोग मतलब फौत भी हो सकते हैं, उनकी सीट खाली भी हो सकती है, इस्तीफा भी दे सकते हैं, लेकिन जो सीटें एलोकेट होनी होती हैं वो एलोकेट होनी जरूरी होती। तो ये तो खैर कल एलोकेट हो जाएंगी मेरे ख्याल में, और इस पे तो फिर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये खबर आ गई है कि कल तक ये हो जाएंगी। अब ये जो आर्टिकल 91 है, सिर्फ अगर कानूनी बात अगर हम कर लें, आर्टिकल 91 की जो सब क्लॉज 2 है उसमें लिखा है कि 21वें दिन पर, इलेक्शन के 21वें दिन पर असेंबली हर हाल में इट शैल मीट, और आप जैसे कानूनदान हमें ही अदालतों में हमें ये बताते रहें कि शैल का मतलब है हर हाल में, शैल मीट ऑन 21st डे, यानी कि मिलेगी ता वक्ते के सदर ममलकत जो हैं वो अगर उसको जल्दी बुलाना चाहे, जल्दी बुलाने के लिए तो सदर का अख्तियार है, लेकिन 21वें दिन पे तो असेंबली को हर हाल में मीट करना है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है आइन के मुताबिक? जी आइन में बिल्कुल लिखा हुआ, हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि टाइम लाइन फॉलो करें। पहले क्यों टाइम लाइन नहीं फॉलो हुई? आप इस पर सारा इल्जाम क्यों लगाएंगे टाइम लाइन फॉलो ना होने की? मैं तो हक में हूँ कि हाँ फॉलो होनी चाहिए। ना इलेक्शन 90 दिन में हुए हैं, ना उससे पहले प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन 90 दिन में हुए हैं। पहले उसकी पूछगिछ की जाए जिन्होंने इलेक्शंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट नहीं कराए। अब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट याद आ गई है एक नामुकम्मल असेंबली को बुलाने के लिए। अच्छा, तो ये तो खैर फिर ये तो आप जो बात कर रहे हैं हामिद खान साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि 19 ये जो 91 है आर्टिकल, इसका जो 5वीं शिक है वो ये कह रहे हैं कि सदर ममलकत जो है वो नए वज़ीर आज़म को कॉल अपॉन करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का उहदा संभालें। तो इसका मतलब है अब अगर नया वज़ीर आज़म मुंतखब होता भी है तो सदर आरिफ अलवी वो कॉल अपॉन नहीं करेंगे नए वज़ीर आज़म को, उनसे हल्फ नहीं लेंगे? ये एक दफ़ा वाज़ेह कर दें। देखिए बात, ये तो जब होगा तब मैं कमेंट करूंगा ना, अभी तक तो ये इवेंट सामने नहीं आया है, तो इसलिए इसके बारे में मेरा कमेंट करना कब्र अज़ वक्त है। अच्छा, ये जो असेंबली के इलेक्शन अगर नहीं हो रहे, ये असेंबली का अगर इजलास नहीं होता और फिर सेनेट के इलेक्शंस भी आपको मालूम है होने हैं, तो ये सेनेट के इलेक्शन में भी तात्तुल आएगा 11 मार्च के बाद? सेनेट के तो आधी सेनेट नहीं होगी, तो क्या सूरत हाल पैदा होगी एक महीने के लिए? क्योंकि इलेक्शन तो भी सुना है कि अप्रैल में जाके होंगे फिर। अब देखिए, अब इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये है कि अगर चंद दिन आगे पीछे हो जाते हैं सेनेट के इलेक्शन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो नामुकम्मल नहीं होगी सेनेट? सेनेट बिल्कुल नामुकम्मल होगी। उसके बाद उसकी मीटिंग नहीं कॉल हो सकती है, लेकिन इलेक्शन तो उसके कॉल हो सकते हैं। मतलब वो फंक्शन नहीं, डिसफंक्शनल होगी सेनेट, और पार्लियामेंट अमली तौर पे डिसफंक्शनल होगी। डिसफंक्शनल होगी, बिल्कुल सही कहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आइन की सारी टाइम लाइन्स फॉलो होनी चाहिए। आप एक दो या एक टाइम लाइन की तो बात करते हैं कि बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले जितनी टाइम लाइन्स वॉलेट की गई हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं। अच्छा, क्विकली, अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये कहा गया है कि कल तक उसका फ़ैसला हो जाएगा। तो ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर कल भी उसका फ़ैसला नहीं होता या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी? फिर क्राइसिस आ जाएगा ना। फिर हम यही कहेंगे कि नामुकम्मल है अभी तक नेशनल असेंबली। तो इसलिए अगर तो इलेक्शन कमीशन को ज़रा भी एहसास है कि हमने इस मामला को आगे लेके जाना है, तो फिर ये काम नहीं करेंगे कि मखसूस रिश्ते जो हैं उनकी एलोकेशन रोक ली जाए। वो आपस में तकसीम नहीं हो जाएंगी जो दूसरी जमातें हैं जो कि बतौर पार्टी कैसे तकसीम कर सकती हैं? वो तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। आइन तो कहता है प्रोपोर्शनेटली वो दी जाएंगी टू दोज इलेक्टेड इन दैट हाउस। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो इलेक्ट नहीं हुई एज अ पार्टी, उनका एक बंदा है वो भी आज़ाद हुआ। उसमें उन्होंने कह दिया कि वो भी शामिल होंगे
क्योंकि बाद में 3 दिन के अंदर ज्वाइन करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब, कल तक की बात है, होपफुली मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी हो जाएगा। आपका शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। आमिर अली असराना साहब, आपने सुना, ये बहुत ज़रूरी थी, ये बुनियादी हक़ाइक़ हमारे लिए भी जानना, आपके लिए भी जानना कि कानूनी सूरत हाल क्या है। आपको क्या लगता है कि जो सदर आरिफ अलवी ने ये जो इक़दाम किया है, इसके पीछे क्या कोई सियासी मुहर्रिकात है या वाकई कोई आइनी तौजीहात हैं जो बज़ाहिर वो दे रहे हैं? इतनी 6 पॉइंट आपने गिनवा दिए और बेहतरीन अंदाज में गिनवा दिए कि वो पीटीआई की वापसी चाह रहे हैं अपनी, उसके लिए वो ये काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब हम ये कहते हैं कि 2018 का मकाफात अमल 2024 में हुआ, तो सारी पीटीआई की क़यादत ये जवाब में देती है कि अगर पहले गलत हुआ था तो क्या अब भी गलत होगा। जैसे उन्होंने कह दिया कि 90 दिन पे नहीं कराए इलेक्शन, बिल्कुल नहीं हुए, वो कोर्ट्स में गए, तो अब भी जाके नशिस्तें, मुझे तो नहीं लगता इलेक्शन कमीशन, उनके पास तो बड़ा क्लियर है कि जब किसी ने नाम ही नहीं दिया हुआ, लिस्ट अब भी नहीं जमा कराई हुई और खत लिखा हुआ एक, फिर उन्होंने कोई मखसूस नशिस्त पे नाम दिया होता तो बिल्कुल उनका राइट होता। मेरे ख्याल में तो शायद इलेक्शन कमीशन इनको उड़ा देगा और फिर ये फैसला होगा जो आपने सवाल उठाया कि वो नशिस्तें किनको मिलेंगी, या अदालत में, ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला लाजमी जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाएं जो 91-2 की आपने कही। सदर साहब ने जब हफ्ते वाले दिन ये एडवाइस आई तो उन्होंने जब अपने अमले से पूछा तो उन्होंने कहा, सर आपका इख्तियार है 15 दिन रोकने का, और वो जैसे गवर्नरों में भी रोकते रहे कि कभी हटाने में रोकते रहे, कभी लगाने में रोकते रहे, कवानीन पे रोकते रहे, ऑर्डिनेंस पे रोकते रहे, हर दिन दफा 48(1) में जहां उनके पास 15 दिन की डिस्क्रिशन है उन्होंने वो इस्तेमाल की। पीडीएम की पूरी गवर्नमेंट में उन्होंने फंसाया, और जब वो खुद फंसे तो खामोशी से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम पे खामोश हो गए और अपने अमले को फंसाने की कोशिश की। ये तो उन्होंने की जिस पे इमरान खान साहब को भी गुस्सा आया और उनकी हमशीरा के जरिए बयान आया कि वो काबिल एतमाद नहीं रहे। अब वो एतमाद लेने के लिए उनका टाइम जा रहा है। दूसरी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि सदर का अपना इलेक्शन आ रहा है तो वो रुकावट डाल रहे हैं बुनियादी तौर पे कि ये जितना डिले होगा उनकी सदारत बढ़ जाएगी। बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये उनकी तरफ जाएगी, उंगली उठेगी। और दूसरी तरफ केपी असम्बली जब आएगी वहां पे कराना तो इलेक्शन कमीशन ने इजलास है, लेकिन अगर ये मसला हल नहीं होता तो वो कहेंगे कि हम वोट डालने नहीं आ रहे या हम करने नहीं देते। पोलिंग स्टेशन उसको होना है सूबाई असम्बली को, जब इलेक्शन कमीशन कराएगा सदारती इलेक्शन, जो 9 मार्च की डेट है। और जाहिर है कि उसके चंद दिन बाद हुकूमतें, कैबिनेट मुकम्मल हो चुकी होंगी तो सेनेट के भी इलेक्शन हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि जब सदर साहब अपना काम करने के लिए तैयार ना हो, वो बात ना कर रहे हो और ये बात क्लियर हो, तो फिर आर्टिकल 91(2) में तो बाकायदा जहां 15 दिन उनके दिए गए हैं, उनके अमले ने कहा सर आपको 21वें दिन का ख्याल रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि वहां जहां आपके पास आइन में इख्तियार है, वहां आइन ने 21वें दिन, जो आपने शेल का लफ्ज यूज किया, वो बाइंडिंग पे आता है। तो स्पीकर, गवर्नमेंट, वजीर आजम की एडवाइस पे सदर ने इजलास बुलाना है, वो आज खुद नहीं बुला सकते, ना किसी को दावत दे सकते हैं। मती साहब, वो आप उनसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनके बीच में मैं बोलूं, लेकिन अगर वो होते तो जरूर इनका पूछते कि वो जो दावत देनी है सदर ने वजीर आजम को हल्फ की, वो स्पीकर के खत पे देनी है, आज खुद नहीं है। वो 85-88 का काम खत्म हो गया के लिए आपने इनवाइट करना है एतमाद के वोट के लिए, आपका जवान बनना है, इसीलिए पुरानी असम्बली का स्पीकर जो है वो अपने ओहदे पे आखिर वक्त तक बरकरार रहता है, ताकि असम्बली का इजलास बुलाने में या उसकी कार्रवाई चलाने में कोई मसला ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। नज़ीर लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि ये ख़वातीन की मखसूस या माइनॉरिटीज़ की मखसूस नशिस्तें जो हैं, अगर एक पार्टी को नहीं मिलेंगी तो क्या वो बाकी पार्टियों में तकसीम हो जाएगी? आपके ख्याल में सियासी और अखलाकी तौर पे क्या ये एक मुनासिब बात होगी कि एक बड़ी तादाद में एक सियासी जमात जिसको किसी भी तकनीकी वजह से सिंबल नहीं मिल सका, तो आप उसको महज इस वजह से उसकी मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया जाए कि उसके पास सिंबल नहीं आए या वो बतौर पार्टी कौमी असम्बली में नहीं आई? अगर मेरी गलती से ऐसा हुआ है तो फिर तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं तो गलती का पुतला हूँ और मैं गलती कर लेता हूँ। अगर उनकी अपनी गलती है, जो चीज़ें उन्होंने करने की, उनके हिस्से की करनी थी, उन्हें तो कर लेनी चाहिए थी ना। वो सियासत में है, वो अमली सियासत कर रहे हैं। अमली सियासत के अमली तकाज़े होते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है कि बाद में ऐसा कर लेंगे, देखा जाएगा, ये कर लिया जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अगर सीटों के लिए क्लेम करे तो सुन्नी इत्तेहाद कैंसल वो लिस्ट, कौंसल जो वो लिस्ट तो दिखाए ना, जो लिस्ट उसने कौमी इलेक्शन कमीशन के बाद जमा कराई है कि हमारी ये जो है वो लिस्ट है जिसके तहत हम चाह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल, उसके तहत हमारे ये अरकान ख़वातीन या ये अक़लियती अरकान जो है हमारी तरफ से नुमाइंदा होंगे
कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में अगर कोई लिस्ट उनकी पहले से मौजूद है तो वो पेश करें, बताएं। या पीटीआई ने जो लिस्ट दी थी, तो पीटीआई तो इलेक्शन लड़ी नहीं ना, पीटीआई ने इंतखाबी निशान न होने की वजह से ये कबूल किया कि आज़ाद के तौर पर जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। आज़ाद के तौर पर जिस जमात में है उस जमात की स्टेटस क्या है, हाउस में क्या स्टेटस है, उस जमात के पहले से कितने और अरकान असम्बली हैं, या उनकी कौन सी लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। आप ये पूरे प्रोसेस के पूरा होने के बाद जब ये एक लिस्ट एक तारीख को जमा होनी है और उस तारीख को आप जमा नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो सीटें होंगी वो आपको क्या खैरात में दी जाएं, ज़कात में दी जाएं, उसका वो भी बता दिया जाए, शरह भी बता दी जाए, उसका निसाब भी बता दिया जाए कि जनाब इसमें ये निसाब ये बनता है, इस हिसाब से ये ज़कात बनती है, ये इनको अता कर दी जाए, और इस हिसाब से इनका जो उश्र बनता है ये इनको दे दिया जाए, और इनका सदका ये बनता है ये इनको दे दिया जाए, इनको अता कर दिया जाए। ये कैसे, किस वजह से, कौन से कानून के तहत, कौन से आइन के तहत? आइन को इन्होंने जो है वो समझ रखा है कि मोम की गुड़िया में इसकी नाक मोड़ेंगे, और हाउस के अंदर खड़ा होकर वजीर कानून एक आर्टिकल 5 पढ़ना शुरू कर देगा, उसके पढ़ते ही ख़त्म करते ही वो जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर जो है अपना एक लिखा हुआ पर्चा उठाएगा, उसको पढ़ना शुरू कर देगा, और पढ़ते हुए उस नाम भी पढ़ जाएगा, अपना नाम नहीं बल्कि स्पीकर का नाम भी पढ़ जाएगा। बोलेगा कि जनाब मैंने इसके आर्टिकल 5 पढ़ने की वजह से मैंने आर्टिकल 6 लगा दिया और तारीख अदम एतमाद को मैंने ख़त्म कर दिया है। ये कौन सा तरीका है, कौन सा आइन है, किस जगह से? सबसे पहले इस पर बनना चाहिए था, आर्टिकल 6 का नफाज होना चाहिए था। जैसे कि एक फैसले में जज साहब ने लिखा था, तो ये पूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम था कि उस वक्त ये आर्टिकल 6 लगाते और इस पूरे मसले का हल निकालते कि जिन लोगों ने आइन को एब्रोगेट किया। उसी दिन जब ये फैसला हुआ था, उसी लम्हे में मैं रिकॉर्ड पर था, मैंने लाइव नशरियात में मैंने कहा था कि आज आइन को एब्रोगेट कर दिया गया है, आइन को सबट कर दिया गया है, आइन को एबाइंस में रख दिया गया है, आइन को तोड़ दिया गया है। उसके बाद जो अब कार्रवाई लाजमी हो गई है, लाजमी होनी चाहिए थी, और उसके फौरन बाद जो है वो एक नशरी तकरीर, लिखी हुई तकरीर को पढ़कर उसने कहा कि जी मैंने असम्बली तोड़ दी। तो ये जो चीजें है नहीं मौजूद रिकॉर्ड में, तो आप उनको कहां से आईनी कवर कहां से देंगे? वैसे तो बहुत सी बातें और बहुत से मामलात ऐसे हमारे मुल्क में और इंतखाबी अमल के दौरान होते रहे हैं जो किसी सूरत भी आईनी नहीं करार दिए जा सकते, मगर बहरहाल कुछ चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा आइन पे अमलदारी की बात करते हैं, मगर चंद दूसरी और शायद बड़ी चीज़ों के हवाले से हम बहुत सी गैर आइनी हरकत और इक़दामात को भी नज़रअंदाज करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और चंद दूसरे अहम सियासी और आइनी मामलात उनके ऊपर भी बात जारी रहेगी।